So, hey everyone, I hope you all are doing well. Welcome to your channel KYSSC. Okay, so today we are going to study about two political theory, that is necropolitics and the biopolitics. Okay, and we will link these topics with the forced sterilization of the emergency, जो कि आज के हिंदू के एडिटोरियल में दिया हुआ है, द फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन ऑफ इमरजेंसी। उसको हम लोग लिंक करेंगे नेक्रोपॉलिटिक्स एंड बायोपॉलिटिक्स को, ठीक है, और उसको लिंक करके इस एडिटोरियल को समझेंगे। उससे पहले हम लोग चालू करते हैं कि ये फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन जो वर्ड है, ये स्टेरिलाइजेशन को फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन क्यों कहा गया, तो उसके लिए हम लोग थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो हिस्ट्री कुछ ऐसे चालू होती है कि फैमिली प्लानिंग चालू हुआ था पूरे वर्ल्ड में। अब फैमिली प्लानिंग क्यों आया था? क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रहा था, इसलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग चालू की गई। तो 1952 में फर्स्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम होता है पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया पहला ऐसा कंट्री बनता है उसको एडॉप्ट करने वाला, और अपने यहाँ लॉन्च करता है नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग आती है, ठीक है, और वो आता है 1952 में, और इंडिया उसको एडॉप्ट करता है और अपने यहाँ लॉन्च करता है नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ओके, तो आगे में क्या होता है कि 1952 में क्या होता है कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आता है। इसके बाद 1960 में क्या होता है, और ये सब क्यों हो रहा था? पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। 1960s में होता है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेरिलाइजेशन। अभी फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन नहीं आया, स्टेरिलाइजेशन आया है, ठीक है। तो 1960s में क्या आता है? स्टेरिलाइजेशन आता है। तो स्टेरिलाइजेशन ये जो वर्ड है 1960 में आया, और ये पर्टिकुलरली किस पे फोकस कर रहा था? वैसेक्टोमी पे। अब ये वैसेक्टोमी क्या होता है? वैसेक्टोमी कहने का मतलब होता है कि जो स्टेरिलाइजेशन पर्टिकुलरली मेल के लिए होता है, ठीक है, पर्टिकुलरली मेल स्टेरिलाइजेशन को वैसेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? 1960s में मेल स्टेरिलाइजेशन किया गया, फीमेल से नहीं, मेल से चालू किया गया, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे 1975 टू 1977, यहाँ पे क्या होता है? अब यहीं पे आता है कि जो हमारा आज का एडिटोरियल है, यहीं से मतलब कि इसी से लिंक है। इमरजेंसी पीरियड कब लगा? इमरजेंसी लगा था 25 जून 1975 को। ओके, और आज हमारे पास क्या है? 2025 है, और हम लोग 30 जून में है। इसका मतलब कि हम लोग 50th एनिवर्सरी ऑफ इमरजेंसी है। ओके, तो 1975 टू 1977 में क्या हुआ? इमरजेंसी पीरियड एंड द कंट्रोवर्शियल मास स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन तो हुआ, लेकिन मास स्टेरिलाइजेशन हुआ, फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन हो गया, कोर्सन स्टेरिलाइजेशन हुआ। दैट्स वाई इट इज नोन एज द कंट्रोवर्शियल मास स्टेरिलाइजेशन। मोस्टली इसमें टारगेट किसको किया जा रहा था? टारगेट किया जा रहा था आपको पुअर को, रूरल मैन को, एंड ओवर 8 मिलियन स्टेरिलाइजेशन परफॉर्म्ड इन 1976 एलोन। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन थी, और क्यों हुआ ये सब? बस एक चीज के नाम पे, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो क्या हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए किसी की आजादी छीन लेंगे? आप लोगों को मैं यहां पे एक क्वेश्चन देता हूं, जो सबके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। ये मेरे लिए, आपके लिए, पूरे समाज के लिए ये क्वेश्चन है, खुद से आंसर करने के लिए, और इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। क्वेश्चन यहां पर है कि कैन अ गवर्नमेंट डिसाइड हु शुड लिव एंड हु शुड नॉट रिप्रोड्यूस? क्या सरकार डिसाइड करेगी कि कौन जिंदा रहेगा और कौन रिप्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा? अब ये क्वेश्चन कैसे लिंक है, आप लोगों को जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा वैसे समझ में आएगा, और इसका आंसर जरूर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तो हम लोग यहां पे थे 1975 टू 1977 में। इसमें बहुत फोर्सिबली एंड अनएथिकल तरीके से स्टेरिलाइजेशन कैरी किया गया, एंड दिस पीरियड वाज नोन एज द डार्क चैप्टर इन इंडियन पब्लिक हेल्थ हिस्ट्री।
डार्क चैप्टर इन इंडियन पब्लिक हेल्थ हिस्ट्री। अभी तक तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि इसको डार्क पीरियड क्यों कहा गया। सो नाउ मूविंग टू द पोस्ट 1977। अभी तक तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए 1977 तक फोर्स्ड स्टरलाइजेशन किया जा चुका था। 1977 में यहीं तक नहीं रुका, अब ये शिफ्ट हो गया फीमेल स्टरलाइजेशन पे। क्यों हुआ? क्योंकि मेल स्टरलाइजेशन के प्रति स्टिग्मा फैल रहा था, जिसके कारण से मेल स्टरलाइजेशन कम होने लगा। ओके, वैसेक्टोमी कम होने लगा। ये शिफ्ट हो गया आपको ट्यूबेक्टोमी पे। ट्यूबेक्टोमी कहने का मतलब कि फीमेल स्टरलाइजेशन को ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। ओके, तो आफ्टर इमरजेंसी वैसेक्टोमी रेट्स ड्रॉप्ड शार्पली। ये वैसेक्टोमी जो रेट है वो इमरजेंसी के बाद शार्पली ड्रॉप कर जाता है। क्यों ड्रॉप करता है? ड्यू टू स्टिग्मा। स्टिग्मा के कारण, स्टिग्मा इन द सोसाइटी होता है जिसके कारण ये ड्रॉप कर जाता है। तब हमारे पास आता है ट्यूबेक्टोमी, फीमेल स्टरलाइजेशन, और ये बहुत कॉमन हो जाता है 1977 के बाद में। नेक्स्ट स्टेज में आते हैं मॉडर्न अप्रोच। यहाँ पे क्या होता है कि अब चीज़ें थोड़ी ठीक होने लगती हैं। मॉडर्न अप्रोच कहने का क्या मतलब है कि 2000 के बाद का सारा टाइम, अब वो फोर्स्ड स्टरलाइजेशन वाली कोई बात नहीं रहती है। इम्फेसिस ऑन द रिप्रोडक्टिव राइट। अब हमारे अपने अधिकार के बारे में होता है, हमारे अपने रिप्रोडक्टिव राइट के बारे में हमें अधिकार मिलता है कि हमसे अब कोई फोर्सफुली नहीं कुछ करवा सकता। वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन होने लगा। इन्फॉर्म्ड कंसेंट के साथ स्टरलाइजेशन होगा, फोर्सफुली नहीं होगा। प्रोमोटिंग अ स्पेसिंग मेथड, कंडोम्स का यूज़ करना, आईयूसीडीज का यूज़ करना, ओरल पिल्स का यूज़ करना। ये आईयूसीडी क्या है? इंट्रायूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। ये एक टी सेप्ट का डिवाइस होता है, टी सेप्ट का डिवाइस होता है जो कि यूटेरस के इनसाइड में डाला जाता है कि ताकि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, तो आईयूसीडी क्या है? इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। ये टी सेप्ट का डिवाइस होता है, यूटेरस के अंदर डाला जाता है कि ताकि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सके। तो अभी तक आप लोग देख चुके होंगे कि यहाँ पे जो चालू हुआ था 1952 से लेके मॉडर्न टाइम में 2000 तक कितनी चेंजेज आई हैं। तो आप लोग इसी से कुछ अंदाजा कर सकते हैं कि 1925 जहाँ पर हमें अपनी ही बॉडी के ऊपर अधिकार नहीं था, हमारा उतना राइट नहीं था, मॉडर्न टाइम में आते आते हमारे पास बहुत सारे अपने अधिकार हो गए। इसको हम लोग रिलेट करेंगे नेक्रोपॉलिटिक्स एंड बायोपॉलिटिक्स से। नेक्रोपॉलिटिक्स क्या होता है? इसको देने वाले एक हिस्टोरियंस हुए, उनका नाम है एस्ले एम्बेम्बे। उन्होंने बोला नेक्रोपॉलिटिक्स इज द पावर टू डिक्टेट हु मे लिव एंड हु मस्ट डाई। क्या ये सेम वही बातें नहीं बोल रहा है जो फोर्स्ड स्टरलाइजेशन हो रहा था 1975 में, जिसको केवल गवर्नमेंट ही डिसाइड कर रही थी कि कौन रिप्रोडक्टिव राइट किसके पास कितना होगा कितना नहीं होगा, किस पे फोर्स्ड स्टरलाइजेशन किया जाएगा किस पे नहीं किया जाएगा। तो वो सेम बातें ही तो नेक्रोपॉलिटिक्स बोल रहा है कि नेक्रोपॉलिटिक्स इज द पावर टू डिक्टेट हु मे लिव एंड हु मस्ट डाई। और उसी के जस्ट अगेंस्ट में माइकल फौकॉल्ट ने बायोपॉलिटिक्स दिया। ये क्या बोलते हैं? फोकसेस ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लाइफ, हेल्थ पे, हाइजीन पे, रिप्रोडक्शन पे। नेक्रोपॉलिटिक्स बोलता है कि किसी की जिंदगी ले लो, जीवन ले लो, और बायोपॉलिटिक्स बोलता है कि उसको जिंदगी दे दो, उसको जीने दो। एक मारने की बात करता है और एक आपको जीवन दान देने की बात करता है। ये दोनों कैसे एक दूसरे से डिफरेंस है, थोड़ा सा और इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि एक क्या कर रहा है कि
एक के पास पावर है आपको बायोपॉलिटिक्स की लाइफ देने का। ये क्या कर रहा है, आपको लाइफ दे रहा है। ये क्या कर रहा है, डेथ के बारे में बात कर रहा है आपकी। ये जो हो रहा है आपको मैनेज कर रहा है हेल्थ को, मैनेज कर रहा है हेल्थ को मैनेज करके आपको पॉपुलेशन कंट्रोल करेगा। और ये क्या कर रहा है, एबेंडमेंट का जोन क्रिएट कर रहा है, मारने वाला जोन क्रिएट कर रहा है। ये कहां पे बायोपॉलिटिक्स किस स्टेट में देखने को मिलेगा, आपको वेलफेयर स्टेट में देखने को मिलेगा। ये कहां मिलेगा, ये आपको वार जोन में मिलेगा, वार वाले जोन में आपको मिलेगा। कहीं पे अगर कोई ऑक्युपाइड कॉलोनीज है वहां पे मिलेगा, जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आके करते थे। ओके, तो ये हम लोग देखते हैं कि क्या ये केवल इंडिया में ही देखा गया या पूरे वर्ल्ड में था। तो आज का जो हमारा एडिटोरियल है, द फोर्स्ड स्टरलाइजेशन ऑफ इमरजेंसी, आई थिंक कि अब आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि ये क्या कहना चाहता है। और यहीं पे लिखा हुआ है, इंडिया मार्क्स द 50th एनिवर्सरी ऑफ द इमरजेंसी, जो कि 25 जून 1975 में लगा था। और ये केवल इंडिया में नहीं देखने को मिलता है, ये पूरे वर्ल्ड में ये देखने को मिलता है। ये झलक देखिए, in US over 60,000 people including the mentally ill, poor, black, Native Americans and the Latin women were sterilized between 1907 and 1979. In Sweden 63,000. In Peru 3 lakh. इन इंडिया की बात होती है तो शाह कमीशन ने बोला 1778 स्टरलाइजेशन रिलेटेड डेथ्स। इसीलिए ये इमरजेंसी वाले पीरियड को लोगों ने बोलना चालू कर दिया था नसबंदी का वक्त, स्टरलाइजेशन टाइम। बिटवीन 1975 एंड 1976 1.3 मिलियन वैसेक्टोमीज एंड 2.6 मिलियन इन 1976। मुजफ्फरपुर, सारण इन बिहार, भोजपुर 4,50,000 sterilization during 1976 to 1977. The resistance to forced sterilization in UP in 1976. So this sterilization campaign revealed what Cameroonian अफ्रीकन कंट्री से ये बिलोंग करते हैं, एस्ले एम्बेम्बे जी, इनके नेक्रोपॉलिटिक्स से ये रिलेटेड है। अब आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। और उसी टाइम 1978 में एक हमारे पास बॉलीवुड में मूवी आई थी IS जौहर जी का, जिसका नाम था नसबंदी। उसमें एक गाना है बहुत उस टाइम का बहुत चर्चित हुआ, और इसी सोशल इशू को देखते हुए वो मूवी बनाया गया था। और उसमें एक गाना था, क्या मिल गया सरकार तुम्हें इमरजेंसी लगा के नसबंदी करा के, क्या मिल गया सरकार तुम्हें इमरजेंसी लगा के नसबंदी करा के, व्हाट डिड यू गेन ओ गवर्नमेंट बाय इम्पोजिंग द इमरजेंसी बाय फोर्सिंग स्टरलाइजेशन, फ्रॉम द फिल्म नसबंदी 1978। तो ये हम लोगों ने देखा कि 1975 का जो टाइम था और अभी का जो टाइम है उसमें और इसमें काफी अंतर है। अभी हम लोगों के पास बहुत सारे राइट मिल चुके हैं, उस टाइम हमारे पास इतना राइट नहीं था। तो हमें मतलब इसको पढ़ने के बाद क्या मालूम चलता है, हमें क्यों मतलब कि ये पढ़ना चाहिए। हमें ये इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि ताकि ये दोबारा रिपीट ना हो सके। हमें अपनी हिस्ट्री को इसलिए पढ़ना चाहिए कि ताकि हम ये ध्यान में रखें कि फिर से वो सिचुएशन ना आए। और ये बताइएगा कि क्या गवर्नमेंट ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पे इसने चालू किया, क्या इसको ये जस्टिफाई कर सकती है? कैन पॉपुलेशन कंट्रोल एवर जस्टिफाई वायलेंस, जो 1975 में हुआ या और सारे देशों में जो हुआ? या डू द पुअर हैव द फ्यूअर राइट्स ओवर देयर बॉडीज, क्या गरीबों के पास अपने बॉडी के ऊपर कम अधिकार है इन द कंपेरिजन टू द सो कॉल्ड एलीट क्लास? ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि मतलब कि हमारे दिमाग में आते रहेंगे, ठीक है। तो इसका आप लोग आंसर दीजिएगा
कमेंट में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर ये अच्छा लगा आप लोगों को टॉपिक, ठीक है, कुछ भी चीज़ें समझ में आई तो इसको थोड़ा सा आप लोग शेयर कीजिएगा कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँचे, ठीक है। और हम लोग इस चैनल पे मतलब कि एसएससी का पर्टिकुलरली तैयारी करते हैं, जीके का, ठीक है। तो हम लोग एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज़ नोन एज द क्लासिकल डांसेस। ओके, उसको आप लोग जाके देखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा तो आपके एसएससी में क्लासिकल डांसेस से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन के साथ हमने कराया है। और इसके लिए पीडीएफ जो होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे लिंक मिलेगा, उसको क्लिक कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। गॉड स्पीड।